हरियापुर गांव में दो बहनें दिव्या और नैना अपने पिता लक्ष्मण दास के साथ ही रहती थी। कहने को तो दोनों बहनें थी, परंतु दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां दिव्या बहुत ही नेक और विनम्र स्वभाव की थी, वहीं नैना बहुत ही खड़ूस और अड़ियल स्वभाव की थी। जब दोनों बहनें 5 साल की थी, तभी उनकी माता सुशीला उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तब से ही उनके पिता लक्ष्मण दास जी ने जैसे तैसे करके उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। अब दोनों बहनें 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन लक्ष्मण दास की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण दास की बिगड़ती हालत को देखकर दिव्या बहुत चिंतित थी। पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमने बचपन में माँ को तो खो दिया, अब आपको नहीं खोना चाहते। मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर दिव्या अपने पिताजी के लिए दलिया बनाने चली जाती है और सारा दिन अपने पिता की सेवा में लगी रहती है। वही नैना बस सारा दिन आराम करती रहती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। लक्ष्मण दास की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो वह अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, मेरी बच्चियों, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरा बुलावा आ गया है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं जाते जाते तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ की पेटी में 2 फ्रॉक रखी हुई है। वह फ्रॉक तुम्हारे बहुत काम आएंगे। वह 2 फ्रॉक तुम्हारी माँ को भेंट के तौर पे मिली थी। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझसे यह कहा था, मैं इन दोनों फ्रॉकों को तुम दोनों बहनों को दे दूं। और बेटा, मेरे चले जाने के बाद तुम दोनों वह संदूक खोलकर एक एक फ्रॉक आपस में बांट लेना। और बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही लक्ष्मण दास की आंखें बंद हो जाती है। पिता की मौत से दिव्या को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। जैसे तैसे मिलकर दोनों बहनें अपने पिता का अंतिम संस्कार करती हैं। अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद, नैना, पिताजी ने 2 फ्रॉक का जिक्र किया था, चल माँ की पेटी को खोलकर देखते हैं। दिव्या अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ का संदूक खोलती है। दिव्या जैसे ही संदूक खोलती है, संदूक में बहुत तेज रोशनी निकलती है। दिव्या दोनों फ्रॉक को अपने हाथों में उठाती है और कहती है, वाह, कितने सुंदर फ्रॉक हैं। नैना, माँ अपने टाइम में इन फ्रॉक को पहनकर कितनी प्यारी लगती होगी ना। नैना ये देखकर मुंह बनाने लगती है। अरे क्या बात है नैना, तुम्हें ये फ्रॉक देखकर खुशी नहीं हुई? तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? आजकल के नए जमाने में इन पुरानी फ्रॉक को भला कौन पूछता है? जिस प्रकार से पिताजी ने इन फ्रॉक के बारे में बताया था, मुझे तो लगा इन फ्रॉक में हीरे मोती जड़े होंगे, मगर मेरी सारी आशा निराशा में बदल गई। ये बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। दिव्या उन फ्रॉक को अपने सीने से लगाए रोने लगती है। देख रही हूँ माँ, नैना कैसी बातें करने लगी है आजकल। अब इसे कौन समझाए? ये फ्रॉक हमारे लिए हीरे मोती से बढ़कर है, क्योंकि इन फ्रॉक में आपकी छवि है माँ। दिव्या यह सब बोलकर रो ही रही होती है। जैसे ही दिव्या के आंसू उन फ्रॉक पर गिरते हैं, फ्रॉक में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और पूरे घर को चकाचौंध कर देती है और वो 2 फ्रॉक सोने और चांदी की फ्रॉक में बदल जाते हैं। ये देखकर दिव्या चौंक जाती है और आवाज लगाकर अपनी बहन को बुलाती है। नैना बाहर आती है, तभी एक आवाज पूरे घर में गूंजते हुए आती है, नैना, दिव्या, बेटा कैसे हो तुम दोनों? ये आवाज सुनकर नैना और दिव्या बहुत हैरान हो जाते हैं। दिव्या कहती है, माँ, ये आपकी आवाज है ना? हाँ दिव्या बेटा, ये मैं हूँ। अब से ये 2 फ्रॉक कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, बल्कि सोने और चांदी की फ्रॉक में बदल चुके हैं। जब भी तुम दोनों बहनों को धन की आवश्यकता होगी, तो ये दोनों फ्रॉक तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगी। अब तुम दोनों बहनें आपस में एक एक फ्रॉक बांट लो, परंतु याद रहे, इन फ्रॉक का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मत करना। अच्छा बेटा, तो मेरे जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह आवाज गायब हो जाती है। यह सुनकर नैना के मन में लालच आ जाता है और वह झट से सोने का फ्रॉक उठाकर कहती है, ये सोने का फ्रॉक मेरा है और ये चांदी वाला फ्रॉक तुम रख लो। तुम पर ये चांदी वाला फ्रॉक सूट करेगा। मैं तो चली अपने सोने का फ्रॉक पहनने।
इतना कहकर नैना फटाफट से सोने का फ्रॉक पहन लेती है और पहनकर तैयार हो जाती है और शीशे में खुद को देखते हुए बोलती है, अरे वाह, सोने के फ्रॉक में मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, पर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अगर इन फ्रॉक पर मैचिंग का सोने का गहना आ जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता। एक काम करती हूँ, इस फ्रॉक से मांग कर देखती हूँ, इससे इन फ्रॉक का पुख्ता प्रमाण भी पता चल जाएगा कि असल में जादुई है या नहीं। हे मेरी जादुई सोने के सुनहरे फ्रॉक, मुझे जल्दी से सोने के ढेर सारे गहने दो। नैना के इतना बोलते ही उसका सोने का फ्रॉक तेज रोशनी के साथ चमकता है और उसमें से सोने के गहने गिरने लगते हैं। अरे वाओ, यह तो सचमुच में जादुई है। मजा आ गया। ऐसा करके नैना बहुत खुश हो जाती है और उन गहनों को उठाकर तुरंत पहनने लगती है। दिव्या थोड़ी दूर खड़ी अपनी बहन को यह सब करते हुए देख रही होती है। दीदी, तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हो? क्या आप अपने चांदी के फ्रॉक से संतुष्ट नहीं हो? आपके पास तो चांदी का फ्रॉक है, उससे आपको जो चाहिए मांग लो। मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? नहीं नहीं नैना, ऐसा नहीं है। मैं अपनी चांदी के फ्रॉक को पाकर बहुत खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि यह जादुई है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ओहो दीदी, आप अपनी घिसी पिटी बातें अपने पास रखो, मुझे नहीं सुननी आपकी यह सब बातें। इस तरह वह दिन बीत जाता है। अगली सुबह उनके घर एक भिखारन आती है और दरवाजा खटखटाकर कहती है, कोई है इस घर में रहने वाला बड़ा दिल वाला जो इस भूखी भिखारन को भोजन करा सके? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कोई मुझे भोजन करा दो, भगवान भला करे। भिखारिन की बात सुनकर नैना और दिव्या बाहर आ जाती हैं। नैना चिढ़ते हुए कहती है, अरे ओ भिखारन, यहाँ का भंडारा बट रहा है जो चली आई भीख मांगने? अरे नैना, ऐसा क्यों बोल रही हो? एक भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और अब हमें किस बात की दिक्कत है? हमारे पास तो 2 सोने और चांदी के फ्रॉक है ना, उनसे मांगकर इनको भोजन करा देते हैं। नहीं दीदी, आप चुप रहो। मैं अपने जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में करूंगी। आपको दानवीर बनने का ज्यादा शौक है तो आप दानवीर बनो और कराओ इनको भोजन। मैं तो चली शॉपिंग करने। इतना बोलकर नैना जादुई फ्रॉक से मांगे हुए पैसों से शॉपिंग करने चली जाती है। दिव्या उस भिखारिन से कहती है, अम्मा, आप मेरी बहन की बातों का बुरा मत मानिएगा, वह थोड़ी नासमझ है। अम्मा, आप यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर दिव्या भीतर जाती है और अपना फ्रॉक लेकर बाहर आती है। यह देखकर वह भिखारिन कहती है, बेटी, मुझे तो लगा तुम अंदर मेरे भोजन का प्रबंध करने गई हो, परंतु तुम तो। अरे अम्मा, मैं आपके भोजन का प्रबंध करने ही भीतर गई थी। यह जो मैं फ्रॉक लेकर आई हूँ, यह एक जादुई फ्रॉक है। अच्छा, परंतु यह तो एक साधारण फ्रॉक लग रहा है। नहीं अम्मा, यह कोई साधारण फ्रॉक नहीं है। आप अभी इसका करिश्मा देखो। हे मेरी जादुई चांदी की फ्रॉक, जरा अपना करिश्मा दिखाओ। दिव्या के इतना बोलते ही उसके फ्रॉक में से चांदी के सिक्के बरसने लगते हैं। यह देखकर वह भिखारिन चौंक जाती है। अम्मा, इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए। अब से आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन सिक्कों से आप अपना खर्चा चलाना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। बड़ी ही नेक माँ है वो, जिन्होंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक और नैना अपने सोने के फ्रॉक से बस अपने शौक पूरे कर रही थी, वहीं दूसरी ओर दिव्या अपने चांदी के फ्रॉक से जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। एक दिन गांव की मुखिया की बीवी सुमिता दिव्या और नैना के घर आती है। उन्हें देखकर नैना कहती है, अरे क्या बात है, कहीं सूरज आज पश्चिम से तो नहीं निकला है? यह मैं क्या देख रही हूँ, आज अब खुद हमारे घर पर चलकर आई हो। क्या बात है काकी, आज सवेरे सवेरे हमारे घर कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। अरे बिटिया, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है कि तुम दोनों के पास जादुई फ्रॉक है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों का सम्मेलन शादी है, सारा बंदोबस्त हो गया है। बस अगर तुम दोनों उनके शादी के लहंगों का जोड़ा का बोझ उठा लेती तो भला हो जाता। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, यह तो हमारा सौभाग्य होगा। आप बस बेफिक्र रहिए, सभी दुल्हनों के जोड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है बिटिया, अब मैं चलती हूँ। सुमिता वहाँ से चली जाती है।
इधर नैना दिव्या पर बरसते हुए कहती है, अरे दीदी, आपने इन भिखारियों का ठेका उठा रखा है। अगर आपको इतना ही दानवीर बनने का शौक है तो एक काम करो ना, अपना फ्रॉक दान में दे दो। नैना, अगर यह संभव होता तो मैं यह भी कर देती, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एक यही फ्रॉक है माँ की आखिरी निशानी, और हमेशा मैं इस फ्रॉक का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंद की सहायता में ही करूँगी, भले ही तुम मेरा इसमें साथ दो या ना दो। इतना बोलकर आरती अपने कमरे में आ जाती है और अपने चांदी के फ्रॉक से कहती है, हे मेरे चांदी के फ्रॉक, आज मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम मुझे इतने चांदी के सिक्के दो जिससे मैं उन सभी लड़कियों के लिए शादी के लहंगे का जोड़ा तोहफे में उन्हें दे सकूं। आरती के इतना बोलते ही चांदी के फ्रॉक में से ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे, आज इन फ्रॉक में से चांदी के सिक्के के साथ साथ सोने के सिक्के भी गिर रहे हैं, परंतु ये कैसे हो सकता है। दूसरी ओर नैना अपने कमरे में सोने के फ्रॉक से अपने शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही होती है, परंतु सोने का फ्रॉक उसकी बात नहीं सुनता और अचानक से उसका फ्रॉक गायब हो जाता है। तो वह परेशान होकर दिव्या के पास आती है और उससे कहती है, अरे दीदी, पता नहीं अचानक से मेरा फ्रॉक मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब मैं अपने शौक कैसे पूरे करूंगी। तभी एक बार फिर एक आवाज गूंजती है, नैना, क्योंकि तुमने हमेशा सोने के फ्रॉक से अपने बारे में ही मांगा है, उससे तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। दिव्या ने कभी चांदी के फ्रॉक से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा इन फ्रॉक से दूसरों की मदद की। उसने निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा की, इसलिए तुम्हारे सोने के फ्रॉक की शक्तियाँ दिव्या के चांदी के फ्रॉक में समाहित हो चुकी है। यह सुनकर नैना को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो दीदी और माँ, मैं लालच में अंधी हो चुकी थी, परंतु अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है। अब मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मुझसे मेरा फ्रॉक छीन लिया गया है। अब मैं आपके साथ मिलकर हमेशा लोगों की मदद किया करूंगी। चलो दीदी, शादी के लिए लहंगे लेने चलते हैं। अपनी बहन के मुंह से यह बात सुनकर दिव्या बहुत खुश होती है। दोनों बहनें एक साथ दुल्हनों के लिए लहंगे खरीदती हैं। अगले दिन शादी के सम्मेलन में जाकर सभी लड़कियों को शादी का जोड़ा देती है। वहां आई सभी लड़कियां दोनों बहनों को खूब दुआएं देती है और इस प्रकार दोनों बहनें फ्रॉक से हमेशा गरीब लोगों की सहायता करती है और एक साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। सिंड्रेला परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ के राजा सूर्य प्रताप के घर 2 राजकुमार के बाद एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी सुंदर नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। राजकुमारी के जन्म से राजा और रानी से लेकर महल का हर इंसान बहुत ही ज्यादा खुश था। जल्द ही राजकुमारी का नामकरण का भी दिन आ गया। महल को बहुत अच्छे से सजाया गया और उस दिन एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उस सभा में राजा ने परी लोक की सारी परियों को भी आमंत्रित किया और उस प्यारी नन्ही राजकुमारी का नाम रखा गया सिंड्रेला। बहुत अच्छे से समारोह संपन्न हुआ। महारानी, इतनी शानदार और भव्य समारोह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी परियां आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। परियों, परंपरा के अनुसार आप कृपा करके हमारी बेटी के भविष्य के बारे में बताइए कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। महारानी साहिबा, हम स्पष्ट रूप से तो आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमें लगता है कि आपकी प्यारी राजकुमारी बेटी भविष्य में अपने दोनों भाइयों की मृत्यु का कारण बन सकती है। आपकी बेटी के भविष्य में दुख के सिवा हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना बोलकर सभी परियां वहां से चली जाती हैं। यह सुनकर राजा रानी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वह अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी से सलाह लेते हैं। राजा की समस्या का हल नहीं निकल पाता है। महारानी अपनी बेटी सिंड्रेला के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। रानी को यूं रोता देखकर राजा कहते हैं, महारानी, अब एक ही व्यक्ति है जो हमारी समस्या का हल बता सकता है।
राजा महारानी को अपने साथ एक घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े साधु अकेले जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। साधु राजा और रानी को पहचान लेता है। महाराज और महारानी, आप दोनों यहाँ सब ठीक है ना? फिर महाराज ने रोते हुए साधु को अपनी बेटी सिंड्रेला के बारे में बताते हैं और परी द्वारा कही हुई बातें भी उन्हें बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमारी कोई मदद कीजिए, कृपा करके हमारे समस्याओं का हल बताए। हम वहाँ से ये प्रार्थना लेकर आए हैं। उसके बाद वह साधु रानी से कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर केंद्रित कर देना चाहिए और उसे वहाँ से कभी बाहर नहीं आने देना चाहिए। महारानी ने साधु को इनाम देकर वहाँ से महल में लौट आती है और फिर सिंड्रेला के लिए एक सुनसान जगह पर बहुत ऊंचा घर बनवाया जाता है, जहाँ सिंड्रेला को रखा जाता है। राजा उनके दोनों बेटे अक्सर सिंड्रेला से मिलने वहां आते रहते थे, लेकिन सिंड्रेला को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सिंड्रेला के बड़े भाई का नाम राजकुमार सम्राट था और छोटे राजकुमार का नाम विराट था। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और तीनों भाई बहन बड़े हो गए और राजा रानी बूढ़े हो गए और बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों बाद राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। राजा रानी की मृत्यु से पूरे राज्य में शोक था, हर कोई दुखी था। सिंड्रेला भी अपने माता पिता के चले जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। राजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सम्राट उनकी गद्दी पर बैठ गए। एक दिन राजकुमार सम्राट से उनके छोटे भाई विराट कहते हैं, भैया, अब इस राज्य के राजा हम दोनों भाई हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अपनी बहन को उस केंद्र से बाहर निकाल ले। आखिर वह कब तक उस केंद्र में अकेले रहेगी? आखिर उसकी विवाह की उम्र हो गई है। ठीक है, चलो। भैया, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। भैया, कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, नहीं रहना चाहती हूँ मैं यहाँ। फिक्र मत करो मेरी बहन, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। तुम्हारी शादी जल्द ही किसी आलीशान राज्य में बड़े धूमधाम से करेंगे। और फिर दोनों भाई सिंड्रेला को बाहर लेकर आ जाते हैं। सिंड्रेला ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। उसने जब बगीचों में हर तरफ सुंदर सुंदर फूल और नदी देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसने एक सुंदर से मोर को पंख फैलाए हुए देखा। वो तो बहुत ही सुंदर चीज है, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी बहन को इतना प्यार आ रहा है? अरे ये क्या? ये तो मोर है। ये एक बहुत सुंदर जीव है, मोर। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और मैं कसम खाती हूँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ मोरों के राजा से ही और किसी से नहीं करूँगी। सिमरेला, आखिर हमें मोरों का राजा कहाँ मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं मोरों के राजा के सिवा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। दोनों भाई अपनी बहन की जिद से बहुत ही चिंतित हो गए। काफी सोचने के बाद दोनों भाई ने फैसला किया कि वो मोरों के राजा को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी बहन की एक तस्वीर ली और अपने साथ रख लिया। मेरी बहन, हम दोनों भाई तुम्हारे लिए मोरों का राजा तलाश करने जा रहे हैं। तब तक तुम इस महल का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है भैया, आप निश्चित होकर जाइए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके राज्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। दोनों भाई अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़े। वो लोग काफी दिनों तक चलते रहे और बहुत दूर निकल गए। उन्होंने हर जगह मोरों के राजा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। काफी दिन बीत गए। अंत में वो दोनों भाई एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां चारों तरफ मोर ही था। हर पेड़ पर मोर बैठा था। दोनों भाई उस राज्य के अंदर गए और मोरों की नगरी में पहुंच चुके थे। तभी उधर से मोरों के राजा की सवारी आ रही थी। राजा अद्भुत सुंदर थे। उनके सुनहरे बाल और नीली आंखें थी और उसके रथ को बेहद ही खूबसूरत मोर खींच रहे थे। तभी मोरों के राजा उनके पास आए।
तुम दोनों यहाँ पर अजनबी लगते हो। तुम दोनों कौन हो नौजवान? महाराज, यह मेरे बड़े भाई है और यह भी आपकी तरह एक राजा है और मैं इनका छोटा भाई हूँ। और यह मेरी बहन की तस्वीर है, राजकुमारी सिमरेला की। महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं। दरअसल मेरी बहन आपसे विवाह करना चाहती है। क्या आप मेरी बहन के साथ विवाह करना स्वीकार करेंगे? तुम्हारी बहन तो वाकई में खूबसूरत है और उसके सुनहरे बाल सोने जैसे चमक रहे हैं। लेकिन तुम्हारी बहन का क्या वह भी बालों की तरह सोने सा दयालु है? उसका दिल तो उसके सूरत से भी ज्यादा अच्छा है। महाराज, तो ठीक है, मैं आपकी बहन के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। और हाँ, वह जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अगर तुम्हारी बहन घमंडी और लालची निकली तो इसका तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं महाराज, हम आपकी बातों से सहमत है। और फिर मोरो के राजा दोनों भाई को बड़े ही सम्मान के साथ महल में रहने का प्रबंध करते हैं। इधर जल्द ही राजकुमारी सिंड्रेला को अपने भाई द्वारा भेजा गया पत्र मिलता है कि मोरो का राजा मिल गया है और जल्द ही वह उनसे विवाह करने वाले हैं। उन्होंने विवाह के लिए उन्हें मोरो के राज्य में बुलाया है। यह खबर सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी खास दासी को गले लगाकर बोलती है, दोनों भाई को मोरो के राजा मिल गया और उन्होंने मुझे विवाह के लिए अपने पास बुलाया है। सिंड्रेला अपने राज्य की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद मंत्री को सौंपकर मोरो के राजा से मिलने निकल जाती है। वह अपने साथ एक दासी और उसकी एक बेटी और अपना एक प्यारा सा तोता लेकर जाती है। वे लोग नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते से निकल जाते हैं। रात होने पर जब सिंड्रेला और उसका तोता सो जाता है, तब वह दुष्ट दासी ने अपने प्लान के मुताबिक राजकुमारी सिंड्रेला को उसके गद्दे के साथ पानी में फेंक देती है। खुशकिस्मती से राजकुमारी का गद्दा पक्षियों के पंखों से बना था और वह पानी में तैरता रहता है और वह पानी में नहीं डूबता है। काफी देर बाद जब सिंड्रेला की आंखें खुलती है तो वह हैरान रह जाती है कि उसने हमारे साथ धोखा किया। इधर दुष्ट दासी और उसकी बेटी काफी आगे निकल चुकी थी। हम मोरो के राजा के शहर में पहुंचने ही वाले हैं कि दासी ने अपनी बेटी को राजकुमारी सिंड्रेला की सबसे सुंदर गाउन पहना देती है और उसने सिंड्रेला के सारे गहने भी पहन लिए। जल्द ही वे लोग मोरो के राजा के तट पर पहुंच गए। वहाँ मोरो के राजा के द्वारा भेजे गए सिपाही उनके स्वागत में खड़े थे। चलो जाओ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना याद रखना मैं तुम सबके सिर कटवा दूंगी। ये राजकुमारी तो बहुत ही बुरी है और इसकी तो सुनहरे बाल भी नहीं है। सही कहा तुमने, ये हमारे राजा के लिए कैसी दुल्हन आई है। बहुत धूमधाम से दासी और उसकी बेटी को महल तक लाया गया। इधर सिंड्रेला और उसका तोता तैरते हुए उस गद्दे की मदद से मोरो के राज्य के तट तक पहुंच गए। चलो दोस्त, मुझे जल्दी से मोरो के राजा के पास ले चलो, मेरे प्यारे तोते जल्दी करो। उधर दासी और उसकी बेटी मोरो के राजा के पास पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही मोरो के राजा और उसका भाई उनका इंतजार कर रहे थे। वही नकली राजकुमारी बगीचे से बाहर निकली और एक मोर को लात मारते हुए बोली, ये तुम सब कितने गंदे हो, हटो मेरे रास्ते से। राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर मोरो के राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम दोनों बदमाश, खुद को राजा बोलकर मेरे साथ धोखा करने की जरूरत की। ना तो तुम्हारी बहन सुंदर है, न तुम्हारी बहन के सुनहरे बाल, और ना ही वह कहीं से भी दयालु है। तो तुम यह सब सोच भी कैसे लिए मैं ऐसी दुष्ट लड़की के साथ शादी करूंगा। क्षमा करे महाराज, लेकिन यकीन करे यह मेरी बहन नहीं है। पहरेदारों, इन दोनों को बता दिया जाए मोरो के राजाओं से झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। इन्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दिया जाए। राजकुमार सिंड्रेला अपने तोते के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंची। क्षमा करे मोरो के राजा, मैं हूं असली राजकुमारी सिंड्रेला और वह जो मेरे कपड़ों में है वो मेरी दासी की बेटी है। मोरो का राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी सिंड्रेला ने मोरो के राजा को सब कुछ बताया। पहरेदारों, इस दुष्ट दासी और उसकी बेटी को पकड़ लो और इसको रस्सियों से बांधकर समुंदर में छोड़ दो।
यह सुनकर सिंड्रेला मोरों के राजा से बोली, मोरों के राजा, कृपा कर उन्हें माफ कर दे। उन्होंने जो हमारे साथ किया वह बहुत गलत किया, लेकिन उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। फिर भी उन्हें इस तरह समुद्र में ना फेंके। अगर आप उन्हें क्षमा कर देंगे तो वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। मोरों के राजा यह सब सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि उनके साथ सच में एक बहुत ही दयालु लड़की से शादी होने जा रही है। जिस दासी और उसकी बेटी ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी राजकुमारी सिंड्रेला के दिल में उनके प्रति रहम है। वह मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी सिंड्रेला, न आप तो सिर्फ दिखने में सुंदर हो, बल्कि आपका दिल तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैं आपको बहुत ही अधिक प्रेम करने लगा हूँ। मोरों के राजा ने दुष्ट दासी और उसकी बेटी को माफ कर दिया और वह अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार के लिए सिंड्रेला के भाई से माफी मांगी और फिर बहुत ही धूमधाम से मोरों के राजा और राजकुमारी सिंड्रेला से शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई टीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद। सिंड्रेला परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। आजमगढ़ के राजा सूर्य प्रताप के घर 2 राजकुमार के बाद एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी सुंदर नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल थे। राजकुमारी के जन्म से राजा और रानी से लेकर महल का हर इंसान बहुत ही ज्यादा खुश था। जल्द ही राजकुमारी का नामकरण का भी दिन आ गया। महल को बहुत अच्छे से सजाया गया और उस दिन एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। उस सभा में राजा ने परी लोक की सारी परियों को भी आमंत्रित किया और उस प्यारी नन्ही राजकुमारी का नाम रखा गया सिंड्रेला। बहुत अच्छे से समारोह संपन्न हुआ। महारानी, इतनी शानदार और भव्य समारोह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी परियां आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। परियों, परंपरा के अनुसार आप कृपा करके हमारी बेटी के भविष्य के बारे में बताइए कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है। महारानी साहिबा, हम स्पष्ट रूप से तो आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमें लगता है कि आपकी प्यारी राजकुमारी बेटी भविष्य में अपने दोनों भाइयों की मृत्यु का कारण बन सकती है। आपकी बेटी के भविष्य में दुख के सिवा हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना बोलकर सभी परियां वहां से चली जाती हैं। यह सुनकर राजा रानी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वह अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी से सलाह लेते हैं। राजा की समस्या का हल नहीं निकल पाता है। महारानी अपनी बेटी सिंड्रेला के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। रानी को यूं रोता देखकर राजा कहते हैं, महारानी, अब एक ही व्यक्ति है जो हमारी समस्या का हल बता सकता है। राजा महारानी को अपने साथ एक घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े साधु अकेले जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। साधु राजा और रानी को पहचान लेता है। महाराज और महारानी, आप दोनों यहाँ सब ठीक है ना? फिर महाराज ने रोते हुए साधु को अपनी बेटी सिंड्रेला के बारे में बताते हैं और परी द्वारा कही हुई बातें भी उन्हें बताते हैं। बाबा, अब आप ही हमारी कोई मदद कीजिए। कृपा करके हमारे समस्याओं का हल बताए। हम वहाँ से ये प्रार्थना लेकर आए हैं। उसके बाद वह साधु रानी से कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर केंद्रित कर देना चाहिए और उसे वहाँ से कभी बाहर नहीं आने देना चाहिए। महारानी ने साधु को इनाम देकर वहाँ से महल में लौट आती है और फिर सिंड्रेला के लिए एक सुनसान जगह पर बहुत ऊंचा घर बनवाया जाता है, जहाँ सिंड्रेला को रखा जाता है। राजा उनके दोनों बेटे अक्सर सिंड्रेला से मिलने वहां आते रहते थे, लेकिन सिंड्रेला को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। सिंड्रेला के बड़े भाई का नाम राजकुमार सम्राट था और छोटे राजकुमार का नाम विराट था। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और तीनों भाई बहन बड़े हो गए
और राजा रानी बूढ़े हो गए और बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों बाद राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। राजा रानी की मृत्यु से पूरे राज्य में शोक था, हर कोई दुखी था। सिंड्रेला भी अपने माता पिता के चले जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। राजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे सम्राट उनकी गद्दी पर बैठ गए। एक दिन राजकुमार सम्राट से उनके छोटे भाई विराट कहते हैं, भैया अब इस राज्य के राजा हम दोनों भाई हैं, तो फिर क्यों नहीं हम अपनी बहन को उस केंद्र से बाहर निकाल ले। आखिर वह कब तक उस केंद्र में अकेले रहेगी, आखिर उसकी विवाह की उम्र हो गई है। ठीक है चलो। भैया अच्छा हुआ आप वापस आ गए। भैया कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, नहीं रहना चाहती हूँ मैं यहाँ। फिक्र मत करो मेरी बहन, हम तुम्हें लेने ही आए हैं। तुम्हारी शादी जल्द ही किसी आलीशान राज्य में बड़े धूमधाम से करेंगे। और फिर दोनों भाई सिंड्रेला को बाहर लेकर आ जाते हैं। सिंड्रेला ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। उसने जब बगीचों में हर तरफ सुंदर सुंदर फूल और नदी देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसने एक सुंदर से मोर को पंख फैलाए हुए देखा। वो तो बहुत ही सुंदर चीज है, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी बहन को इतना प्यार आ रहा है। अरे ये क्या, ये तो मोर है। ये एक बहुत सुंदर जीव है, मोर। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और मैं कसम खाती हूँ मैं शादी करूँगी तो सिर्फ मोरों के राजा से ही और किसी से नहीं करूँगी। सिमरेला आखिर हमें मोरों का राजा कहाँ मिलेगा? वो सब मुझे नहीं पता भैया, लेकिन मैं मोरों के राजा के सिवा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। दोनों भाई अपनी बहन की जिद से बहुत ही चिंतित हो गए। काफी सोचने के बाद दोनों भाई ने फैसला किया कि वो मोरों के राजा को ढूंढ कर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी बहन की एक तस्वीर ली और अपने साथ रख लिया। मेरी बहन, हम दोनों भाई तुम्हारे लिए मोरों का राजा तलाश करने जा रहे हैं। तब तक तुम इस महल का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है भैया, आप निश्चित होकर जाइए। मैं वादा करती हूँ मैं आपके राज्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। दोनों भाई अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़े। वो लोग काफी दिनों तक चलते रहे और बहुत दूर निकल गए। उन्होंने हर जगह मोरों के राजा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिले। काफी दिन बीत गए। अंत में वो दोनों भाई एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां चारों तरफ मोर ही था। हर पेड़ पर मोर बैठा था। दोनों भाई उस राज्य के अंदर गए और मोरों की नगरी में पहुंच चुके थे। तभी उधर से मोरों के राजा की सवारी आ रही थी। राजा अद्भुत सुंदर थे। उनके सुनहरे बाल और नीली आंखें थी और उसके रथ को बेहद ही खूबसूरत मोर खींच रहे थे। तभी मोरों के राजा उनके पास आए। तुम दोनों यहाँ पर अजनबी लगते हो। तुम दोनों कौन हो नौजवान? महाराज, यह मेरे बड़े भाई है और यह भी आपकी तरह एक राजा है और मैं इनका छोटा भाई हूँ। और यह मेरी बहन की तस्वीर है, राजकुमारी सिमरेला की। महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं। दरअसल मेरी बहन आपसे विवाह करना चाहती है। क्या आप मेरी बहन के साथ विवाह करना स्वीकार करेंगे? तुम्हारी बहन तो वाकई में खूबसूरत है और उसके सुनहरे बाल सोने जैसे चमक रहे हैं। लेकिन तुम्हारी बहन का क्या वह भी बालों की तरह सोने सा दयालु है? उसका दिल तो उसके सूरत से भी ज्यादा अच्छा है। महाराज, तो ठीक है, मैं आपकी बहन के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। और हाँ, वह जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अगर तुम्हारी बहन घमंडी और लालची निकली तो इसका तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं महाराज, हम आपकी बातों से सहमत है। और फिर मोरों के राजा दोनों भाई को बड़े ही सम्मान के साथ महल में रहने का प्रबंध करते हैं। इधर जल्द ही राजकुमारी सिंड्रेला को अपने भाई द्वारा भेजा गया पत्र मिलता है कि मोरों का राजा मिल गया है और जल्द ही वह उनसे विवाह करने वाले हैं। उन्होंने विवाह के लिए उन्हें मोरों के राज्य में बुलाया है।
यह खबर सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी खास दासी को गले लगाकर बोलती है, दोनों भाई को मोरों के राजा मिल गया और उन्होंने मुझे विवाह के लिए अपने पास बुलाया है। सिंड्रेला अपने राज्य की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद मंत्री को सौंपकर मोरों के राजा से मिलने निकल जाती है। वह अपने साथ एक दासी और उसकी एक बेटी और अपना एक प्यारा सा तोता लेकर जाती है। वे लोग नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते से निकल जाते हैं। रात होने पर जब सिंड्रेला और उसका तोता सो जाता है, तब वह दुष्ट दासी ने अपने प्लान के मुताबिक राजकुमारी सिंड्रेला को उसके गद्दे के साथ पानी में फेंक देती है। खुशकिस्मती से राजकुमारी का गद्दा पक्षियों के पंखों से बना था और वह पानी में तैरता रहता है और वह पानी में नहीं डूबता है। काफी देर बाद जब सिंड्रेला की आंखें खुलती है तो वह हैरान रह जाती है कि उसने हमारे साथ धोखा किया। इधर दुष्ट दासी और उसकी बेटी काफी आगे निकल चुकी थी। हम मोरों के राजा के शहर में पहुंचने ही वाले हैं कि दासी ने अपनी बेटी को राजकुमारी सिंड्रेला की सबसे सुंदर गाउन पहना देती है और उसने सिंड्रेला के सारे गहने भी पहन लिए। जल्द ही वे लोग मोरों के राजा के तट पर पहुंच गए। वहाँ मोरों के राजा के द्वारा भेजे गए सिपाही उनके स्वागत में खड़े थे। चलो जाओ और जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना याद रखना मैं तुम सबके सिर कटवा दूंगी। ये राजकुमारी तो बहुत ही बुरी है और इसकी तो सुनहरे बाल भी नहीं है। सही कहा तुमने, ये हमारे राजा के लिए कैसी दुल्हन आई है। बहुत धूमधाम से दासी और उसकी बेटी को महल तक लाया गया। इधर सिंड्रेला और उसका तोता तैरते हुए उस गद्दे की मदद से मोरों के राज्य के तट तक पहुंच गए। चलो दोस्त, मुझे जल्दी से मोरों के राजा के पास ले चलो, मेरे प्यारे तोते जल्दी करो। उधर दासी और उसकी बेटी मोरों के राजा के पास पहुंच चुके थे, जहां पहले से ही मोरों के राजा और उसका भाई उनका इंतजार कर रहे थे। वही नकली राजकुमारी बगीचे से बाहर निकली और एक मोर को लात मारते हुए बोली, ये तुम सब कितने गंदे हो, हटो मेरे रास्ते से। राजकुमारी का ऐसा व्यवहार देखकर मोरों के राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम दोनों बदमाश खुद को राजा बोलकर मेरे साथ धोखा करने की जरूरत की। ना तो तुम्हारी बहन सुंदर है, न तुम्हारी बहन के सुनहरे बाल, और ना ही वह कहीं से भी दयालु है। तो तुम यह सब सोच भी कैसे लिए मैं ऐसी दुष्ट लड़की के साथ शादी करूंगा। क्षमा करे महाराज, लेकिन यकीन करे यह मेरी बहन नहीं है। पहरेदारों, इन दोनों को बता दिया जाए मोरों के राजाओं से झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। इन्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दिया जाए। राजकुमार सिंड्रेला अपने तोते के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंची। क्षमा करे मोरों के राजा, मैं हूं असली राजकुमारी सिंड्रेला और वह जो मेरे कपड़ों में है वो मेरी दासी की बेटी है। मोरों का राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी सिंड्रेला ने मोरों के राजा को सब कुछ बताया। पहरेदारों, इस दुष्ट दासी और उसकी बेटी को पकड़ लो और इसको रस्सियों से बांधकर समुंदर में छोड़ दो। यह सुनकर सिंड्रेला मोरों के राजा से बोली, मोरों के राजा, कृपया कर उन्हें माफ कर दे। उन्होंने जो हमारे साथ किया वह बहुत गलत किया, लेकिन उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। फिर भी उन्हें इस तरह समुद्र में ना फेंके। अगर आप उन्हें क्षमा कर देंगे तो वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। मोरों के राजा यह सब सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि उनके साथ सच में एक बहुत ही दयालु लड़की से शादी होने जा रही है। जिस दासी और उसकी बेटी ने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी राजकुमारी सिंड्रेला के दिल में उनके प्रति रहम है। वह मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी सिंड्रेला, न आप तो सिर्फ दिखने में सुंदर हो, बल्कि आपका दिल तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मैं आपको बहुत ही अधिक प्रेम करने लगा हूँ। मोरों के राजा ने दुष्ट दासी और उसकी बेटी को माफ कर दिया और वह अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार के लिए सिंड्रेला के भाई से माफी मांगी और फिर बहुत ही धूमधाम से मोरों के राजा और राजकुमारी सिंड्रेला से शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई टीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद।